जी बेटा, हमारा टॉपिक आज का आप यूं कह लीजिए कि बेसिक्स हैं। और वो बेसिक्स असल में क्या है कि हम अब जो है क्वेश्चन करने लगे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स की। क्योंकि हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन उसके वो तो एक पैटर्न था, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। तो वो तो हमने पढ़ लिया कि उसका पैटर्न क्या होता है, लेकिन इसके पीछे फिनोमिना क्या कार फरमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है कि जब आपने एक बात पढ़ी और वो बात पढ़ने के बाद आपने ये कहा कि इसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई फिनोमिना हो रहा होगा, जैसे एक कलर अपीयर हो रहा है किसी फ्रॉग की बॉडी के अंदर, या किसी कैमिलियन, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पॉइजन बन रहा है, या कोई ऐसा फिनोमिना हो रहा है, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में वैरायटी आ रही है, उसका कोई कैरेक्टर, कोई फिनोटाइप अपीयर हो रही है। तो उस फिनोटाइप के अपीयर होने के पीछे भी कोई ना कोई लाजिमन फिनोमिना मौजूद है, वरना वो फिनोटाइप अपीयर नहीं होती, बल्कि चेंज हो जाती है। ये आपने सारा कुछ जो है वो पढ़ा हुआ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मकसद और मतलब ही ये है कि आपने जो जितने भी इनहेरिटेंस है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनके पीछे जो मॉलिक्यूलर फिनोमिना है या उनके पीछे जो असल फिनोमिना अक्कर हो रहा है, इसको थोड़ा सा टच देना है इस चैप्टर में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन आता है वो है डीएनए। डीएनए जो है, इसके बारे में हम जनरल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो डीएनए है उसके बारे में हम एक बात जो है आप लोगों को याद होगी कि हमने एक बात पढ़ी थी किसमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगली नस्ल में जीन्स को लेकर जाते हैं। अच्छा, ये बात तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन उसके बाद फिर उसने बात की थी, मॉर्गन ने कहा था कि इट इज एक्चुअली नॉट क्रोमोसोम्स बट क्लस्टर ऑफ जीन्स, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक्चुअली क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि असल में कौन जिम्मेदार है इनहेरिटेंस का या फिनोटाइप्स का, या हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है। क्रोमोसोम सिर्फ जीन्स को अगली नस्ल में लेकर जा रहे हैं, असल में जिम्मेदारी किसकी है किसी भी फिनोटाइप को अपीयर करवाने की, वो जीन्स है। ये बात मॉर्गन ने कैसे साबित की थी, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट जब उसने किया तो उसको पता लगा कि जो जीन आई कलर का है वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है। ये उसने जो है वो एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये उसने कहा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, या आप यूं कह लीजिए कि द एंटिटी एंटिटी दैट डिफाइंस द फिनोटाइप, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि एंटिटी यानी वो चीज दैट डिफाइंस द फिनोटाइप इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम या इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम। तो अब यहां से ये सिलसिला तो ये बात तो तय हो गई कि क्रोमोसोम के साथ वो चीज अटैच्ड है। लेकिन एक बात और भी है, और वो क्या है, वो ये है कि शुरू शुरू में जब तक डीएनए की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जब तक डीएनए के बारे में हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस वक्त हेरिडिटी का जो जिम्मेदार समझा जाता था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल था ना, उस वक्त किसको समझा जाता था, जब तक एक तो डीएनए के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है, दूसरा रिसर्च इतनी नहीं हुई थी, उस वक्त ये समझा जाता था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो असल में डीएनए को नहीं बल्कि प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल वाज अ प्रोटीन। यानी सबसे शुरू शुरू में ये समझा जाता था कि ठीक है क्रोमोसोम ट्रांसफर करते होंगे, अगली नस्ल में क्रोमोसोम जीन्स लेकर जाते होंगे, लेकिन उस वक्त जीन्स को डीएनए नहीं समझा जाता था। तो ये तो आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना कि जीन्स असल में डीएनए के टुकड़े हैं, डीएनए के वर्किंग टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसको फिलहाल साइड पर रख दीजिए। एक दफा उस जमाने को एज्यूम करें जब आपको अभी डीएनए की इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आपको जब डीएनए की इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस सूरत में अब ये समझा जाता था कि असल जो चीज है ना, जो हेरिडिटरी का जिम्मेदार है वो प्रोटीन है। आप सोचिए कि ये क्यों समझा जाता होगा। देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डिजीज होती थी ना, तो जब उसके पीछे उस डिजीज को फॉलो किया जाता था तो उसके पीछे जो पहली रीजन निकलती थी वो प्रोटीन होती थी। आप खुद सोचिए, क्या हीमोग्लोबिन या जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है वो डीएनए कर रहा है? नहीं, कर तो प्रोटीन रही है ना, कर तो प्रोटीन रही है। क्लॉटिंग का काम कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है? नहीं, प्रोटीन कर रही है। इसका मतलब है
कि अगर आप अभी डेप्थ में नहीं गए, अगर आपको डीएनए के बारे में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर ये बात ऑब्वियस है कि आप ये समझेंगे कि असल जिम्मेदार अगली नस्ल में कोई भी जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसके ट्रांसपोर्ट करने की, अगली नस्ल में वर्किंग के जिम्मेदार और हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे एक्ट करना जो है वो किसका जिम्मा है? वो प्रोटीन का। ठीक है, फिर फर्ज कर लीजिए कि आपको ये पता लग गया कि जी आपकी स्किन में प्रोटीन होती है। ठीक है, अब डीएनए होगा हमारी बला से, हमें क्या, डीएनए होता होगा भाई, जो काम कर रही है वो प्रोटीन है। ये वो चीज है जो उस वक्त जो है वो एक ऑब्वियस अजम्पशन बन गई थी कि यार जहां देखो, जो किताब खोलो, जो बात करो, अल्टीमेटली जो मसला निकलता है वो प्रोटीन का। अब अगर थैलेसीमिया है तो इसका मतलब है कि जी ब्लड को कैरी करने, ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली प्रोटीन है वो नहीं बन रही। इसका मतलब ये हुआ कि काम तो प्रोटीन का है। यानी पेरेंट्स से, आप एज्यूम करें ना, लोगों ने क्या सोचा होगा? लोगों ने सोचा होगा पेरेंट्स से वो प्रोटीन ही नहीं आई कि जो ऑक्सीजन को कैरी करती, वो प्रोटीन आनी थी। अब यहां से अगर आपके माइंड में डीएनए का हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पे कॉन्सेप्ट ना हो, तो आप खुद भी ये एज्यूम करेंगे कि भाई पेरेंट्स से वो प्रोटीन ही नहीं आई तो उसने हीमोग्लोबिन ही नहीं बनाया। ठीक है, अब प्रोटीन, यहां सारा फोकस किस पर है? प्रोटीन के ऊपर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से फर्ज कर लिया कि इंजाइम का कॉन्सेप्ट होगा, इंजाइम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब वो जो स्टमक है उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, भाई प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं बन रही। अच्छा, प्रोटीन नहीं बन रही, इसका मतलब है मदर और फादर से वो प्रोटीन ही नहीं आई जो वो काम करती। अब यहां सारा फोकस किस पे है? प्रोटीन पे, कि प्रोटीन वो चीज है जो मदर और फादर से मिलेगी तो बच्चा नॉर्मल बिहेव करेगा, अगर नहीं मिलेगी तो बच्चा उस तरह बिहेव नहीं करेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि एक साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली एक ऐसी बात कर दी जो जिसने इस तमाम बात को जो है वो इग्नोर कर दिया। वो क्या था? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ जो है उसने एक फिनोमिना जो है वो एक्सीडेंटली, ये मैं आपको बात बता दूं कि ग्रिफिथ का मकसद ये नहीं था। ग्रिफिथ स्टडी कर रहा था किसके बारे में? ग्रिफिथ स्टडी कर रहा था न्यूमोनिया इन राइस, माइस, जो माइस हैं, जो व्हाइट कलर के रैट्स होते हैं। ठीक है, न्यूमोनिया इन माइस, उसके ऊपर स्टडी कर रहा था। और ये माइस जो है ये बहुत अरसे से इन एक्सपेरिमेंट्स में यूज हो रहे हैं। तो ग्रिफिथ असल में इनको स्टडी कर रहा था और अल्टीमेटली ही एंडेड अप इन डिराइविंग अ फिनोमिना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि अ बैक्टीरिया इज एबल टू पिक द डीएनए, अ बैक्टीरिया इज एबल टू पिक द डीएनए ऑफ, या यूं कह लीजिए द फॉरेन डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन इट इज प्रेजेंट इन। यानी अगर एक बैक्टीरिया एक सॉल्यूशन में मौजूद है और उसी सॉल्यूशन में कोई और डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी है कि ये उस सॉल्यूशन में से उस डीएनए के मॉलिक्यूल को पिक कर सकता है। अब ये जो डिस्कवरी थी ना, बज़ाहिर हमारे पुराना जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बनाया कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है, उससे रिलेट नहीं करती। लेकिन इससे दो काम हुए। एक तो ये कि थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया साइंटिस्ट को कि ये जो प्रोटीन है ना, ये जिम्मेदार नहीं है इनहेरिटेंस की, जिम्मेदार असल में डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया डीएनए उठा रहा है। ठीक है, और फिर एक और चीज भी उन्होंने ऑब्जर्व की। उन्होंने ये ऑब्जर्व, ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इफ ए बैक्टीरिया पिक्स, ये गौर से सुनिएगा, इफ ए बैक्टीरियम, वैसे तो लिखना चाहिए इफ ए बैक्टीरियम पिक्स एन एक्सप्रेसिबल डीएनए, एन एक्सप्रेसिबल डीएनए, यानी ऐसा डीएनए पिक कर लेता है जो कि एक्सप्रेस हो सकता है, यानी जिसकी प्रोटीन बनाई जा सकती है। इफ ए बैक्टीरियम पिक्स एन एक्सप्रेसिबल डीएनए, इट्स कैरेक्टर चेंजेस, इट्स कैरेक्टर चेंज। अब ये एक और बात है जो जरा समझने की है। फॉर एग्जाम्पल, जो इसका रियल एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? इसके रियल एक्सपेरिमेंट में, जरा गौर से सुनिएगा बेटा, थोड़ा सा मैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद वापस इसी डेफिनेशन को आते हैं। इसने जब एक्सपेरिमेंट किया ना ग्रिफिथ ने, तो ग्रिफिथ ने जिस बैक्टीरिया को लिया, जो बैक्टीरिया जो है वो न्यूमोनिया कॉज करता है, वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं।
अब ये बात अब आपने अपने जहनों में रखनी है कि स्ट्रेन क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताइए कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन के बारे में अब आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। जी जी बोलिए 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 बोलिए। नो 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 नो, अब आप लोगों ने भूलना नहीं है। जो स्ट्रेन होता है, इट इज अ स्लाइटली, या आप यूं कह लीजिए, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होती है और वायरस के लिए भी यूज होती है। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिफर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्पीशीज, ओरिजिनल स्पीशीज, so slightly so slightly that it cannot be regarded as a separate species। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से इतना कम वेरिएट करे कि उसको सेपरेट स्पीशीज ना कहा जाए, उसको उस स्पीशीज का स्ट्रेन कहा जाता है। अब जरा गौर से सुनिएगा इस डेफिनेशन का मतलब। स्ट्रेन को दूसरे अल्फाज में आप वेरिएंट भी कहते हैं। अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है जो जिसका नाम जो है वो सेम है। जैसे मैं यहां लिखता हूं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एस स्ट्रेन। अब मैं इसको एस स्ट्रेन क्यों लिख रहा हूं ये मैं बताता हूं अभी आपको। दूसरा मैं लिखता हूं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, और इसके साथ मैं एक सा वर्ड लिख लेता हूं आर स्ट्रेन, ठीक है। दोनों जो हैं वो हैं, उनका स्पीशीज नाम एक ही है, लेकिन उनके किसी एक या दो कैरेक्टर्स की वजह से आपने उन दोनों को डिफरेंट स्ट्रेन कह दिया है, स्पीशीज नेम डिफरेंट नहीं किया। गौर कीजिएगा जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं, किस बेस पे हम एस को एस स्ट्रेन कह रहे हैं और आर को आर स्ट्रेन कह रहे हैं। बेटा ये आपके सामने एक अदद पेट्री प्लेट है, ठीक है। इस पेट्री प्लेट के ऊपर जब एस स्ट्रेन जो है वो अपनी कॉलोनी बनाता है ना, तो वो जो बनाता है वो बड़ी स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, ऐसे बड़ी स्मूथ, ऐसी स्मूथ कॉलोनीज बनाता है कि जिसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स अपीयर नहीं होते। लेकिन जब आर स्ट्रेन अपनी कॉलोनी बनाता है, जब आर स्ट्रेन अपनी कॉलोनी बनाता है तो वो जो कॉलोनीज फॉर्म कर रहा है वो बहुत ही रफ है। वो एक तो ऐसे इस तरह की हैं और उसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम है, दोनों के बाकी कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, उनके अंदर जो कंपोजिशन है बाकी सारी चीजें हैं वो सेम हैं, और दोनों जो हैं वो न्यूमोनिया के जीन्स, उनके अंदर न्यूमोनिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो है वो जीन मौजूद है। ऐसी सूरत में इन दोनों की स्पीशीज सेम होगी, लेकिन आप इन दोनों को कहेंगे दीज आर डिफरेंट स्ट्रेन, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेन कहेंगे या आप इनको डिफरेंट वेरिएंट्स कहेंगे। याद रखिए जब भी आप कोरोना की रिसर्च पढ़ेंगे, कोरोना के बारे में कोई रिसर्च जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये वर्ड लाजमी मिलेगा, कोरोना स्ट्रेन या कोरोना वेरिएंट, सेकंड सेकंड स्ट्रेन। ये आपको क्यों मिलता है? क्योंकि है वही चीज, कैरेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ गया है, या उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी बढ़ गई है, या उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी जो है वो कम हो गई है, उसकी प्रोटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन उसकी डिजीज वही की वही है। जब ऐसे केस में होता है तो फिर आप उसको सेपरेट स्पीशीज काउंट नहीं करते, आप उसको स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म डिफर करते हैं उनको आप स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं उस बात पे वापस नहीं आया जो ग्रिफिथ ने शुरू किया। अब आइए, हुआ क्या? हुआ ये कि जो एस ट्रेन था ना, एस ट्रेन, वो था लीथल। वो लीथल नहीं बल्कि फेटल। फेटल कोई भी ऐसी चीज होती है जो विच कैन लीड टू डेथ। एस ट्रेन वॉज फेटल, ठीक है। जो आर स्ट्रेन था जो रफ कॉलोनीज बनाता था, इट वॉज आप कह लीजिए नॉर्मल स्ट्रेन, और इसमें कोई भी इसके अंदर ऐसा कैरेक्टर नहीं था, नॉन लीथल था, नॉन फेटल था।
तो एस ट्रेन का एक फीचर, अब मैं आप लोगों को यहां पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसकी एस ट्रेन की स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करने की क्या वजह थी। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करने की वजह यह थी कि जो एस ट्रेन का कैप्सूल था ना, एस ट्रेन का जो सेल था उसके बाहर एक अदद पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था। पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, याद रखिए हर बैक्टीरिया में बहुत छोटी प्रोपोर्शन छोड़कर हर बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर कैप्सूल होता है। सॉरी, बहुत छोटी प्रोपोर्शन छोड़ के हर बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल के बाहर कैप्सूल होता है। सेल वॉल होना लाजमी है, बहुत कम बैक्टीरिया में नहीं होती, लेकिन सेल वॉल होना लाजमी है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल के बाहर कैप्सूल होता है, और कैप्सूल पैथोजेनिसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, अब जो एस स्ट्रेन है अंदर जो है वो कैप्सूल मौजूद है, जबकि आर स्ट्रेन में कैप्सूल मौजूद नहीं है। अब हुआ क्या, आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। एस्ट्रेन जब उसने माइस में इनोक्यूलेट किया, याद रखिए एक टर्म यूज होती है माइक्रोबायोलॉजी में, इनओक्यूलेशन। अब जब आप ये दोबारा पढ़ें तो आपके जहन में आ जाना चाहिए, इनोक्यूलेशन का मतलब होता है ऐड करना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी मीडियम में ऐड करना, या सिंपली किसी चीज को दूसरे में ऐड करना, इनोक्यूलेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को माइस में इंजेक्ट किया, तो आप इंजेक्ट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को माइस में उसने इनोक्यूलेट किया। तो अब जब उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एस स्ट्रेन को माइस में इनोक्यूलेट किया, ऑब्वियसली नतीजा क्या निकलना था, माइस की डेथ होनी थी। ठीक है, आर स्ट्रेन को उसने जब इनोक्यूलेट किया माइस के अंदर, तो क्या नतीजा निकला, ऑब्वियसली ये नॉन लीथल है, तो इसके अंदर जो है वो माइस लिव्ड या इट वाज अलाइव। ठीक है, अब जो उसने काम किया ना, जो असल बात की तरफ हम आते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते, वो क्या था कि इसने एक नया तजर्बा डिफाइन किया। वो क्या था, इसने एस स्ट्रेन लिया, डेड डेड एस स्ट्रेन, ठीक है, और आर स्ट्रेन इसने लिया लिविंग, आर स्ट्रेन लिविंग और एस स्ट्रेन डेड इसने लिया, और ये स्ट्रेन लेकर उसने जो है वो इनोक्यूलेट कर दिया, किसमें, इसने इनोक्यूलेट कर दिया माइस में, इनोक्यूलेटेड इन माइस। जी बेटा, आपकी अब तक की इंफॉर्मेशन से क्या नतीजा निकलना चाहिए, माइस मरनी चाहिए या जिंदा रहनी चाहिए? एस ट्रेन डेथ कॉज कर रहा है, लेकिन एस ट्रेन आप माइस में इनोक्यूलेट कर रहे हैं डेड। तो माइस को जिंदा रहना चाहिए, माइस को रहना चाहिए था जिंदा, बट इट, जी बिल्कुल, माइस को जिंदा रहना चाहिए था, बट इट डाइड। भाई डिजीज कौन कॉज कर रहा था, एस ट्रेन। आपने क्या कर दिया, एस ट्रेन को आपने मार दिया। डिजीज कौन नहीं कॉज कर रहा था, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को आपने मारा नहीं, आपने लिविंग इंजेक्ट कर दिया, क्योंकि आर स्ट्रेन जो है वो तो डिजीज कॉज कर ही नहीं रहा, तो माइस को तो मरना ही नहीं चाहिए। आर स्ट्रेन लिविंग था, एस स्ट्रेन डेड था। जब आपने दोनों को मिला दिया, यानी कि अब आपने क्या किया, बेसिकली आपने दोनों का कलेक्टिव सोल्यूशन बनाया है। इस सोल्यूशन के अंदर दोनों है, आर स्ट्रेन भी है प्लस एस स्ट्रेन भी है। फर्क क्या है, ये लिविंग है और ये डेड है। ठीक है, आपने दोनों को जब मिला दिया तो नतीजा क्या निकला, होना क्या चाहिए था, आर स्ट्रेन जिंदा है, एस स्ट्रेन डेड है, तो आर स्ट्रेन से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। होना यह चाहिए था कि माइस शुड लिव्ड, बट इट डिडंट, इट डाइड। अब ये वो बात है जो जिसने परेशान किया ग्रिफिथ को, कि यार ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल ही मेरे अभी तक के नतीजे के खिलाफ बात आ रही है। इसने क्या किया, इसने डेड माइस का लिया ब्लड, डेड माइस का ब्लड लिया, और उस ब्लड को इसने ग्रो किया पेट्री प्लेट के ऊपर। जब उसने इस डेड माइस को ग्रो किया पेट्री प्लेट के ऊपर, तो क्या पता लगा कि इसके ऊपर आ गई स्मूथ कॉलोनी। जी बेटा, एस कॉलोनी बननी चाहिए थी। हाँ जी, क्या एस कॉलोनी बननी चाहिए थी? आर तो बनाती ही रफ है, एस डेड है, आर रफ बनाती है।
सॉरी, ओहो, आप फिलहाल बात को स्ट्रेट रखिए, आप बात को स्ट्रेट रखिए फिलहाल। वो जो ट्विस्ट आगे आना है उसको पहले मत लाइए, पहले लॉजिक से बात करें। एस ट्रेन डेड है, अगर एस ट्रेन डेड है तो डेड तो कॉलोनी नहीं बना सकता। तो एस ट्रेन अगर डेड था तो डेड कॉलोनी नहीं बना सकता। तो इसका क्या मतलब है कि एस कॉलोनी तो बननी नहीं चाहिए थी। जब उसने डाइड माइस का ब्लड लिया और उसकी कॉलोनी बनाई, तो जो जिंदा था उसकी कॉलोनी बननी चाहिए थी ना। जिंदा कौन था? जिंदा था आर स्ट्रेन। इसके अंदर कौन सी लॉजिकली कौन सी कॉलोनी बननी चाहिए थी? इसके अंदर जो लॉजिकली कॉलोनी बननी चाहिए थी वो रफ स्ट्रेन की यानी आर कॉलोनी बननी चाहिए थी। बट विच कॉलोनीज अपीयर्ड? एस कॉलोनी, यानी स्मूथ कॉलोनीज जो हैं वो इसमें अपीयर हुई। विच मीन्स यहां से वो क्या नतीजा निकालता है, यहां से वो यही नतीजा निकालता है कि somehow DNA of S strain got transferred into R strain। मैंने आपको अभी क्या रीजन बताई थी स्मूथ कॉलोनीज की, मुझे बताइएगा जरा। हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। क्या हो गया आज? आंसर नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही क्या? हैरत की बात है। देखिए, मैंने आपको रीजन बताई थी स्मूथ कॉलोनी की, इसके अंदर कौन सा कैप्सूल है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। जिसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होगा उसके अंदर आएगी स्मूथ कॉलोनी। जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं है उसके अंदर आएगी रफ कॉलोनी। अगर यहाँ स्मूथ कॉलोनी आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसके अंदर क्या आ गया है? रफ स्ट्रेन के अंदर कौन सा कैप्सूल आ गया है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल आ गया। और पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो वो किसका फीचर था? वो एस का फीचर था। और एस डेड है, इट इज अ फीचर ऑफ एस ट्रेन। ये एस ट्रेन का फीचर है। और एस डेड था, एस मर गया था, एस को मार के इंजेक्ट किया था, फिर भी उस कॉलोनी में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अपीयर हुआ। दूसरा दूसरा फेटल जीन्स, वो जीन्स जिन्होंने माइस को मारा था, वो जीन्स भी इसमें आ गए। यहां से उसने क्या नतीजा निकाला? नतीजा ये निकाला कि किसी तरह से जो एक बैक्टीरिया का डीएनए है वो दूसरे में ट्रांसपोर्ट हो गया है। ठीक है, ये उसने जो है वो यहां से कंक्लूजन निकाला था। तो अब ये जो साइंटिस्ट था ना, उसने जो ये शक कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए है जो हेरेडिटरी मटेरियल है, ये इसने क्रिएट किया था। हर रीजन के पीछे प्रोटीन जरूर है, लेकिन उस प्रोटीन के पीछे डीएनए मौजूद है। ये जो है ये कंक्लूजन ग्रिफिथ ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला। कैसे? क्योंकि जो बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज कर रहा है, वो जो टॉक्सिन बनाता है वो प्रोटीन टॉक्सिन होता है। और प्रोटीन टॉक्सिन जो है वो नहीं बन सकता जब तक डीएनए ना जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो हाइपोथेसिस दिया इस एक रिसर्च से अपनी, वो ये था कि जो डीएनए है वो प्रोटीन्स के पीछे है, ना कि प्रोटीन ट्रांसफर होती है अगली नस्ल में, बल्कि डीएनए ट्रांसफर होता है। जी बेटा, ये क्लियर हुआ है? आप लोगों का रिस्पॉन्स आज कुछ परेशान कर रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। समीना और अक्सा। हम्म, अच्छा जी, ठीक हो गया। तो अब यहां से जो है वो अगली बात आई भाई, एक और दो और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनके जरिए ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया कि डीएनए ही हेरेडिटरी मटेरियल है। एक था, तीन साइंटिस्ट का ग्रुप था, जिसमें मुझे एक का नाम फिलहाल याद आ रहा है, ऑसवाल्ड एवरी नाम था। ठीक है, और इसी तरीके से गालबन मैक्लॉयड मकार्टे था। ये दो, सॉरी, मैक्लॉयड मकार्टे था, इसके नाम थे। खैर, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सेम एज ग्रिफिथ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सेम एज ग्रिफिथ। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट आपके जहन में होना चाहिए,
लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या ऐड कर दिया, एक एंजाइम ऐड किया जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोटीएज, विच इज प्रोटीन डीजेनरेटिंग एंजाइम। यानी अब ये जो है वो शक ही खत्म हो जाना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसफर कर रही है कैरेक्टर्स। जब उसने ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट किया लेकिन प्रोटीएज जो है वो ऐड कर दिया, तो अब देखिएगा जरा अब क्या हुआ। अब ये हुआ कि आर स्ट्रेन, वही नतीजा वही निकला, आर स्ट्रेन कन्वर्टेड, स्टिल कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन अब भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। यानी इसका क्या मतलब है कि अल्टीमेटली क्या नतीजा रह जाता है कि इट वाज द डीएनए जो कि दूसरे बैक्टीरिया ने पिक किया है और उसके अंदर वो वाले फीचर्स आ गए हैं। अब यहां से जो है वो एक नतीजा ये और निकल आया। अब आइए, अब जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो जेनेटिक्स के जमाने का बेहतरीन एक्सपेरिमेंट माना जाता है। एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट जो है, और मैं अक्सर औकात बच्चों को कहा करता हूँ बेटा ये एक्सपेरिमेंट जो है एफएससी पढ़ाते हुए कि बेटा ये एक्सपेरिमेंट उनमें है जो कि आपको बोर्ड में बड़ी आराम से पूछे जा सकते हैं। खैर, हर्षेज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो दो बैक्टीरियोफेज कौन से वायरस होते हैं, ये वायरस हैं जो कि बैक्टीरियल किलर है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज T2 की रीजन अभी आपको जो है वो बाद में बताऊंगा। दो बैक्टीरियोफेज दो तरह के इन्होंने डेवलप किए। एक बैक्टीरियोफेज जो है बेटा, बैक्टीरियोफेज एक तो वायरस है। दूसरा मुझे बताइए वायरस के पास क्या क्या कुछ होता है। वायरस के पास जो है ना, सबसे पहले होता है प्रोटीन कोट, ठीक है। ये प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है और इस कोट को आप नाम देते हैं कैप्सिड का। ये हर वायरस के पास लाजमी होता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर होता है डीएनए। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने ऐसा वायरस डेवलप किया जिसके कोट में जो प्रोटीन का अमाइनो एसिड था ना, जी बेटा अमाइनो एसिड में कौन से एटम्स होते हैं, जल्दी से बताइएगा, देर न कीजिएगा। अमाइनो एसिड में कौन से एटम्स होते हैं? और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम अमाइनो एसिड में कॉमन है। तमाम अमाइनो एसिड में दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर होता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सल्फर वाले अमाइनो एसिड होते हैं सिस्टीन और दूसरा होता है मेथायोनिन, ठीक है। ये दो होते हैं जिनके अंदर जो है वो सल्फर मौजूद होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सल्फर का वो आइसोटोप यूज किया जो हैवी आइसोटोप था, ठीक है। सल्फर का जो आइसोटोप इन्होंने यूज किया दैट वाज एस, गालबन S32, ये आइसोटोप यूज किया, ठीक है। और दूसरी टाइप के बैक्टीरियोफेज में उन्होंने प्रोटीन कोड को चेंज नहीं किया, प्रोटीन कोड के आइसोटोप को चेंज नहीं किया, उन्होंने डीएनए के आइसोटोप को चेंज कर दिया। डीएनए में फास्फोरस का एटम होता है, आपको पता है डीएनए जो है उसके अंदर भी वही एटम्स हैं जो अमाइनो एसिड के हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये चारों एटम अमाइनो एसिड्स में भी कॉमन है, ये चारों एटम डीएनए में भी कॉमन है, ठीक है। जो डिफरेंस है एटम्स का वो किसका आता है, इसमें सल्फर है, इसमें फास्फोरस है। इन्होंने फास्फोरस का जो आइसोटोप यूज किया दैट वाज P35, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्फेक्शन कॉज करवा दी बैक्टीरिया में, इन्फेक्शन कॉज करवाई, यहां भी इन्फेक्शन कॉज करवाई, यहां भी इन्फेक्शन कॉज करवाई। जब इन्होंने इन्फेक्शन कॉज करवाई, और इन्फेक्शन कॉज किस तरह से होती है कि ये अगर आपके पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये बैक्टीरियोफेज जो है ये आकर इन्फेक्शन कॉज करता है, तो एक काम ये लाजमी करता है, इसका कोट बाहर रह जाता है। कोट ऑलवेज रिमेन्स आउटसाइड, किसका? सिर्फ इस बैक्टीरिया, सिर्फ इस वायरस का, ठीक है। बहुत से वायरस हैं जो अपना कोट साथ ले जाते हैं अंदर, लेकिन इस वायरस का जो कोट है वो बाहर रहता है। तो कोड ऑलवेज रिमेन्स आउटसाइड, कोड बाहर रहा और रहता है, और डीएनए जो है इस वायरस का डीएनए वो चला गया अंदर। लेकिन अब आप गौर कीजिए कि कोट में कौन सा आइसोटोप था S32 और डीएनए में कौन सा आइसोटोप था P35। और ये आइसोटोप जो है ये रेडियो एक्टिव है, यानी इनको डिटेक्ट किया जा सकता है रेडियो एक्टिविटी के जरिए, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब जनाब इन्होंने जब इन्फेक्शन कॉज करवा दी तो उसके बाद इन्होंने पूरे सोल्यूशन को एजिटेट किया। एजिटेट क्या मतलब होता है बेटा? जी, झंझोड़ना। एजिटेशन जी बिल्कुल, एक्चुअली झंझोड़ना होता है इसका। एजिटेटर जो होते हैं ना लैब के अंदर, वो बकायदा पूरे सोल्यूशन को एक दफा झंझोड़ के रख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एजिटेट किया। जब एजिटेट किया तो एजिटेट कॉज्ड द कैप्सिड या कोट, कॉज्ड द कैप्सिड टू रिमूव। इन्होंने क्या किया कि कैप्सिड्स जो हैं उसको एजिटेट करवा के रिमूव करवा दिया। अब जब उन्होंने एनालिसिस किया, मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, कि एनालिसिस का कंक्लूजन क्या निकला कि जब बैक्टीरिया डेड हुआ और मजीद वायरस बने, ऑल न्यूबॉर्न वायरसेस कंटेन्ड P32 नॉट S35। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटीन नहीं गई बल्कि डीएनए गया। तो वो जो उसने साबित किया था मॉर्गन ने कि जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर हेरिडिटरी यूनिट्स लगे हुए होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोटीन की प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रोटीन है या जीन या डीएनए है, तो ये बात साबित हो गई कि असल में जो हेरिडिटरी ट्रांसपोर्ट है वो डीएनए के जरिए होती है, ना कि प्रोटीन के जरिए होती है। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं बेटा, मुझे इसमें जरूर डाउट है कि P35 और S32 है या P32 और S35 है, इसमें मुझे जरूर डाउट है। 53 नहीं है, दोनों 30s की लाइन में है। ले जी, अब इसके बाद जो है वो डीएनए के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट हुई, जिसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, ना ही मैं आप लोगों को जो है वो ये बताऊंगा कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। आप लोगों को ये बात बड़ी छोटी क्लास से पता है कि 3-4 साइंटिस्ट थे। वॉटसन, क्रिक, वॉटसन अमेरिकन था, क्रिक इंग्लिश था, ठीक है, इंग्लैंड का रहने वाला था। फिर इंग्लैंड के और भी साइंटिस्ट थे जैसे मॉरिस विल्किंस और रोजरडेन फ्रैंकलिन। रोजरडेन फ्रैंकलिन ने जो टेक्निक इजाद की थी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे क्रिक और मॉरिस विल्किंस। ठीक है, तो इन सब साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट मिलकर जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। और इसमें जो है वो आई डू नॉट नीड टू मच डिटेल, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको जब डबल हेलिक्स बनाते हैं तो डबल हेलिक्स जो है ये जिस टेक्निक के जरिए बताया गया था, इट वाज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिससे जो आज तक यूज हो रही है। इससे हम बहुत से मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, क्योंकि ये तो हम बायोलॉजी के रेफरेंस से जानते हैं ना, जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो हम क्रिस्टलोग्राफी के जरिए मेजर करते हैं, जो है देखते हैं। इसमें दो तरह के फीचर्स होते हैं बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक होता है फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, हर डीएनए के मॉलिक्यूल जहां भी आप डीएनए पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं और एक केमिकल होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल में जो फिजिकल होता है वो डीएनए की लेंथ के बारे में बताता है, कितनी कितनी लेंथ पे चीजें हैं। जैसे इन दोनों के दरमियान में 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत ही छोटा यूनिट है लेंथ का। ये आमतौर पर एटम्स में यूज होता है, एटम्स के डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए जो है वो यूज होता है। तो 20 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसका होता है। फिर एक कर्व, ये जो कर्व है, ये वाला एक कर्व यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, ये जो कर्व आ रहा है ना, ये ये एक कर्व जो है इसका भी डिस्टेंस आमतौर पर बताया जाता है। यहाँ से ये कर्व आना शुरू होता है, यहाँ पर ये कर्व खत्म होता है। तो ये एक कर्व जो है ये 3.4 नैनोमीटर या 0.34 जो इसका है एंगस्ट्रॉम, ये फासला होता है। ठीक है, और इसका आमतौर पर जो है वो इसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर आपने फर्ज करें कि आपने जो है वो एक, आपके पास एक कर्व का डिस्टेंस आ गया, आपके पास पूरा क्रोमेटिन थ्रेड है जिसमें 4 कर्व्स हैं, आपने मेजर किया एक डीएनए के मॉलिक्यूल को देखा जिसमें फर्ज कर लिया 20 कर्व्स हैं। ठीक है, 20 कर्व्स हैं, आप कहते हैं जी इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो टोटल लेंथ के लिए आप क्या करते हो,
आप 20 को मल्टीप्लाई कर देते हो 3.4 से, तो आपके पास पूरे क्रोमेटिन थ्रेड की लेंथ आ जाती है। ये चंद एक बातें हैं। उसके अलावा इरविन चारगाफ, जो असल बात मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बतानी है, वो है कि जो इनके डीएनए की जो बेसिस थी ना, उनकी जो अरेंजमेंट थी, वो बताई थी इस साइंटिस्ट ने, इरविन चारगाफ ने। इरविन चारगाफ ने बताई थी कि इनकी अरेंजमेंट ये ए टी के साथ और जी सी के साथ जुड़ता है, और क्यों जुड़ता है ये सारा कुछ जो है वो इरविन चारगाफ ने बताया था। और उसके अलावा जो है वो इनके अंदर इंटरेक्शंस कौन कौन, तो ये बड़ी दिलचस्प चीजें हैं कि एक तो ये है ना कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स वगैरह है, लेकिन इनके अंदर इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, डीएनए इतना स्टेबल क्यों होता है, ये सारी चीजें ये हम इंशाल्लाह परसों देखेंगे। और इसको डीएनए को तेजी से पढ़ के इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल हरगिज डीएनए की नहीं बतानी।